तो अब जो है जयपुर के अंदर लास्ट क्या लिखा तुम लोगों ने? हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो 1944 में हुए, लिखो 1944 में हुए, 1944 में हुए, 1944 में हुए जयपुर प्रजामंडल के, 1944 में हुए जयपुर प्रजामंडल के, जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता, 1944 में हुए जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। जानकी देवी बजाज ने की थी। जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। जानकी देवी बजाज ने की थी, लिखा आप लोगों ने। और नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट बना के कोष्टक बना के ही मेंशन करो। लिखो जानकी देवी बजाज, ब्रैकेट बना के लिखना, जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी, जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी, जमनालाल बजाज की पत्नी, जमनालाल बजाज की पत्नी, जमनालाल बजाज की पत्नी, और ये राजस्थान की प्रथम महिला थी, और ये राजस्थान की प्रथम महिला थी, और ये राजस्थान की प्रथम महिला थी जिन्हें 1956 में, ये राजस्थान की प्रथम महिला थी जिन्हें 1956 में पद्म विभूषण सम्मान मिला था। और ये राजस्थान की प्रथम महिला थी जिन्हें 1956 में पद्म विभूषण सम्मान मिला था। 1956 में पद्म विभूषण सम्मान मिला था, पद्म विभूषण सम्मान मिला था। नेक्स्ट लिखो, लिखो इनकी आत्मकथा, ब्रैकेट के अंदर लिखते रहना, कोष्टक के अंदर लिखो इनकी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, इनकी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा वह इन्होंने, लिखो वह इन्होंने विनोबा भावे के, एक आदमी का नाम क्या है? विनोबा भावे, वह इन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से प्रभावित होकर, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से प्रभावित होकर, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से प्रभावित होकर, भूदान आंदोलन से प्रभावित होकर किसानों के लिए, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से प्रभावित होकर किसानों के लिए, किसानों के लिए 108, किसानों के लिए 108 कुओं का निर्माण करवाया था। किसानों के लिए 108 कुओं का निर्माण करवाया था। किसानों के लिए 108 कुओं का निर्माण करवाया था। किसानों के लिए 108 कुओं का निर्माण करवाया था। 108 कुओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो इन्होंने, ब्रैकेट के अंदर लिखना, कोष्टक के अंदर ही ना, लिखो इन्होंने 1933 में हुए, लिखो इन्होंने 1933, 33 ना, लिखो इन्होंने 1933 कलकत्ता में हुए, इन्होंने 1933 कलकत्ता में हुए अखिल भारतीय, कलकत्ता में हुए अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने 1933 कलकत्ता में हुए अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहां से आगे क्या बोले देखो कि यहां इस जयपुर प्रजामंडल के अंदर एक ऐसी महिला भी काम आती है जिसका नाम क्या है? दुर्गा देवी, या कहीं कहीं उसको किस नाम से मेंशन किया गया है?
दुर्गावती शर्मा करके, ठीक है। अब ये दुर्गा देवी या दुर्गावती शर्मा जो है वो एक्चुअल में कहां से बिलोंग करती है, लेकिन सीकर, झुंझुनू, ये जो भी पार्ट है ये किस रियासत का पार्ट है, ये उस जमाने में किस रियासत से जुड़े हुए पार्ट है, जयपुर। तो ये महिला नेता किस रियासत की कहलाएगी, जयपुर रियासत की कहलाएगी। कौन सी महिला, दुर्गा देवी, लेकिन बिलोंग कहां से करती है। और ये झुंझुनू से अपने साथ कितनी महिलाओं को लाई, और 500 महिलाओं को लेके झुंझुनू से कहां पहुंची, जयपुर। और जयपुर में वहां पर क्या करती है, सत्याग्रह। और वो महिला कौन है, तो उस महिला का नाम क्या बताना है, दुर्गा देवी या दुर्गावती शर्मा, जिसका संबंध हमारे कौन से प्रजामंडल से है। तो यहां से एक लास्ट लाइन लिखो, लिखो दुर्गावती या दुर्गा देवी शर्मा, दुर्गावती या दुर्गा देवी शर्मा, दुर्गावती या दुर्गा देवी शर्मा, लिखो, लिखो इनके नेतृत्व में, लिखो इनके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में झुंझुनू से, इनके नेतृत्व में झुंझुनू से आई हुई, इनके नेतृत्व में झुंझुनू से आई हुई 500 महिलाओं ने, झुंझुनू से आई हुई 500 महिलाओं ने, झुंझुनू से आई हुई 500 महिलाओं ने, 500 महिलाओं ने जयपुर में, 500 महिलाओं ने जयपुर में, जयपुर में सत्याग्रह आंदोलन किए थे, जयपुर में सत्याग्रह आंदोलन किए थे, जयपुर में सत्याग्रह आंदोलन किए थे, ठीक है। और एक दिन क्या है, 5 अप्रैल 1931। और इस जयपुर रियासत के अंदर एक दिवस सेलिब्रेट किया गया जिसका नाम क्या रखा गया, मोतीलाल दिवस। और इस मोतीलाल को पहचान पाओगे, कौन है ये मोतीलाल नेहरू है, जो जवाहरलाल नेहरू का पापा था, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके चक्कर में इन लोगों ने क्या बनाया, मोतीलाल दिवस। तो हमारी किस रियासत में मोतीलाल दिवस मनाया गया, तो जयपुर। और जयपुर उन्होंने कब बनाया था, 5 अप्रैल 1931। तो लिखो 5 अप्रैल 1931 जयपुर रियासत में, 5 अप्रैल 1931 जयपुर रियासत में, 5 अप्रैल 1931 जयपुर रियासत में मोतीलाल दिवस मनाया गया था, जयपुर रियासत में मोतीलाल दिवस मनाया गया था। 5 अप्रैल 1931 जयपुर रियासत में मोतीलाल दिवस मनाया गया था, मोतीलाल दिवस मनाया गया था, ठीक है। यहाँ एक बार प्रजामंडल वाला चैप्टर क्लोज होता है, सारे प्रजामंडल लगभग आ गए, लेकिन ये पोर्शन थोड़ा लंबा है, ठीक है। लेकिन 2 से 3 प्रश्न का तो मैटर जो है अपन यहाँ पे क्या कर चुके, कंप्लीट कर चुके। केवल 2 बातें समझनी है कि इस तरह से ऑप्शन आता है। मान लीजिए एक ऑप्शन क्या आता है, क्या आता है, जय नारायण व्यास। या मान लीजिए एक ऑप्शन क्या आता है, क्या आता है, रणछोड़ दास गट्टानी। या मान लीजिए एक ऑप्शन क्या आता है तुम्हारे लिए, क्या नाम आता है, मथुरा दास माथुर। या मान लीजिए एक ऑप्शन जो है वो पेपर वाला क्या दे दे, क्या दे देता है, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, ठीक है। और इतना सीधा प्रश्न आता है कि निम्न में से जोधपुर प्रजामंडल का क्या है, संस्थापक कौन है। प्रश्न की लैंग्वेज क्या है कि निम्न में से जोधपुर प्रजामंडल का संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन है जय नारायण, फिर रणछोड़ दास, फिर मथुरा दास, फिर अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। और मान लो तुम एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो और तुम्हारे सामने ऐसा प्रश्न आ जाए, तो तुम लोग किस पे गोला करोगे। भी पहले तो ये सेट करो कि तुमने ऐसा कहीं लिखा है क्या कि जोधपुर प्रजामंडल का संस्थापक तुमने लिखा भंवरलाल सर्राफ है, क्या है, ऐसे लिखा ना तुम लोगों ने। लेकिन तुम्हें भंवरलाल को ऑप्शन में भी नहीं दिया, फिर भी प्रश्न की लैंग्वेज सेम है कि जोधपुर प्रजामंडल का संस्थापक कौन है। तो ऐसी कंडीशन में अगर भंवरलाल पहले होता तो हम भंवरलाल पे गोला करते, नहीं है तो जो पुनर्गठन करने वाला होता है वो भी संस्थापक ही कहलाता है, तो वो आदमी कौन होगा। ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होगा तुम्हारा, जय नारायण व्यास। एक सेम कंडीशन और है। और इस तरह से ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन मान लीजिए क्या आता है, क्या आता है, देवी शंकर तिवारी। या एक ऑप्शन जो है वो क्या आता है, जमनालाल बजाज। या मान लीजिए एक ऑप्शन जो है वो तुम्हारा क्या आता है, हीरालाल शास्त्री। या एक ऑप्शन जो है वो तुम्हारे पास क्या आता है, क्या आता है, चिरंजी लाल मिश्र आता है। और वापस वही प्रश्न कि निम्न में से जयपुर प्रजामंडल का क्या है, कोई क्या है संस्थापक। प्रश्न की लैंग्वेज क्या है कि निम्न में से जयपुर प्रजामंडल का क्या है संस्थापक। और तुम्हारे पास ऑप्शन है देवी शंकर, जमनालाल, हीरालाल और एक चिरंजी लाल। तो किस पे गोला करोगे। फिर तो ये देखो, तुमने ऐसा कहीं लिखा है कि जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक जमनालाल बजाज है, नहीं लिखा। हमने क्या नाम लिखा है,
कर्पूरचंद पाटनी। लेकिन कर्पूरचंद पाटनी अगर होता तो पहले कर्पूरचंद पाटनी से काम चला लेते, नहीं है तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, जमनालाल बजाज। अब एक चीज और रह जाती है कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किस आदमी की अध्यक्षता में किया गया, बलवंत सिंह मेहता। और मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन है, माणिक्यलाल। अगर प्रश्न की लैंग्वेज बने कि जैसलमेर प्रजामंडल का गठन किस आदमी की अध्यक्षता में किया गया, प्रश्न की लैंग्वेज क्या है कि जैसलमेर प्रजामंडल का गठन जो है वो किस आदमी की अध्यक्षता में किया गया, तुम्हारा आंसर क्या है। अपन ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, अपन ऐसा लिखा ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जहां अध्यक्ष का नाम अलग से नहीं लिखा गया वहां संस्थापक ही कौन है, अध्यक्ष है। अब बताओ देखें कि जैसलमेर प्रजामंडल का गठन किस आदमी की अध्यक्षता में हुआ है, मीठालाल व्यास। और जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक भी कौन है, मीठालाल व्यास। लेकिन मैं तुम्हें पूछूं कि धौलपुर प्रजामंडल का गठन किस आदमी की अध्यक्षता में हुआ है, धौलपुर प्रजामंडल का गठन किस आदमी की अध्यक्षता में हुआ है भाई, धौलपुर प्रजामंडल का गठन किस आदमी की अध्यक्षता में हुआ है, कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में हुआ है कि ज्वाला प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ है, कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में हुआ। और संस्थापक कौन है, ज्वाला प्रसाद। लेकिन मैं तुम्हें पूछूं कि डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किस आदमी की अध्यक्षता में हुआ, डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किस आदमी की अध्यक्षता में हुआ, वहां अध्यक्ष का नाम लिखा ही नहीं, और अलग से अध्यक्ष का नाम नहीं लिखा गया तो संस्थापक ही कौन है, अध्यक्ष। तो वहां पे आंसर क्या आ जाएगा, जहां अध्यक्ष का नाम अलग से मेंशन किया गया है उसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ है, और जहां अध्यक्ष का नाम अलग से नहीं है वहां संस्थापक ही कौन कहलाएगा, अध्यक्ष। और एग्जामिनर यही उलझाता है, वो देता है जान पूछ के, वो कितनी बार बेचारा कि किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया, हम संस्थापक का घोड़ा भर रहे हैं, और किसकी स्थापना करने वाला कौन है, हम पहले अध्यक्ष का क्या भर देते, घोड़ा भर देते। और ऐसी कंडीशन में दोनों ऑप्शन ऑप्शन के अंदर उस दिन वो देता है। तो ये ध्यान रखना, जहां संस्थापक और अध्यक्ष अलग अलग लिखे हैं वहां अध्यक्ष अलग है और संस्थापक अलग है। लेकिन जहां नहीं लिखा अध्यक्ष का नाम अलग, वहां संस्थापक ही कौन कहलाएगा, अध्यक्ष कहलाएगा। ये ध्यान रखना। और प्रजामंडल के बाद हम जिस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक हमारे लिए कौन सा होगा, जनजाति आंदोलन। तो एक बार तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन। ठीक है, तो 10 मिनट का ब्रेक है और 10 मिनट में वापस आ जाओ आप लोग, ठीक है।
बार आप पहले सुन लीजिए, फिर अपन अपनी बात शुरू करते हैं। अरे सुनो, इंग्लिश मीडियम न्यू पेज, इंग्लिश मीडियम न्यू पेज 18 नंबर डायबिटीज से क्लास है। डायबिटीज से क्लास है, आपको डायबिटीज आना है। तो अब देखो क्या है कि एक तो तुम्हारे को होमवर्क दिया था, मैं भूल गया था। एक सेकंड रुको, पहले ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जिसने वास्तव में किया है। अरे तुम इतने सारे हो, क्या बात है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। तो एक एक करके देखो क्या है कि अपन एक बार टेली कर लेते हैं, ठीक है। कि एक तो लिखा था कि राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख, ठीक है। तो राजस्थान की जो फर्स्ट महिला जिला प्रमुख जो है उसका नाम नगेंद्र बाला, ये तो हमने लिखा था, ठीक है। फिर लिखा है कि राजस्थान की फर्स्ट महिला विधायक, ठीक है, जो पहली महिला विधायक है यशोदा देवी है। फिर लिखा है कि राज्यसभा में जाने वाली राजस्थान से पहली महिला सांसद शारदा भार्गव, कौन है? शारदा भार्गव, ठीक है। फिर लिखा है लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की पहली महिला सांसद गायत्री देवी, ठीक है। जयपुर के जो राजा थे मानसिंह सेकिंड, कौन थे? मानसिंह सेकिंड, उन्हीं की पत्नी का नाम क्या था? गायत्री देवी। तो राज्यसभा में जाने वाला भी सांसद ही कहलाता है, लोकसभा में जाने वाला भी क्या कहलाता है? सांसद ही कहलाता है, ठीक है। राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल, कौन बनी थी? कमला बेनीवाल, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री बनती केंद्र सरकार में, गिरिजा व्यास, कौन बनती है? गिरिजा व्यास, ठीक है। फिर राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, ये तुम्हें आता है, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। फिर लिखा है कि राजस्थान सरकार की पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह, क्या नाम है? राजस्थान सरकार में पहली चीफ सेक्रेटरी जो बनती है उस महिला का नाम क्या था? कुशल सिंह, ठीक है। फिर राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, क्या नाम है? फिर लिखा है कि राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी, क्या नाम बताओगे? करेक्शन करना भी इसका ना, तारा भंडारी। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन है? तारा भंडारी, ठीक है। अनुसूचित जाति की राजस्थान की पहली महिला सांसद सुशीला बंगारू। अनुसूचित जाति की राजस्थान की पहली महिला सांसद जो बनती है एस से, है ना, वो कौन है? सुशीला बंगारू, सुशीला बंगारू। फिर लिखा है कि अनुसूचित जनजाति की, इसमें भी करेक्शन अभी तेरा ना, अनुसूचित जनजाति की राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन ढूंढ के लाया? उषा देवी मीणा। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अनुसूचित जनजाति की राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन थी? उषा देवी मीणा। राजस्थान में पहली महिला सरपंच कौन ढूंढ के लाया? छगन देवी गोलेच्छा। आप भाई लिखो चाहे देवी लिखो, बात एक ही है, क्या है? छगन देवी गोलेच्छा। और पता कौन से गांव से बनी थी?
किंचन गांव से। कौन से गांव से बनी है? किंचन गांव से, ठीक है। इसमें भी करेक्शन है, अभी छवि राजावत लिख दिया तुमने, ठीक है। फिर लिखा है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है? कांता भटनागर। कौन है? कांता भटनागर। फिर लिखा है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है? नाम तो कांता ही है लेकिन क्या है? खतूरिया, ठीक है। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की पहली अध्यक्ष कौन ढूंढ के लाया? कौन है? संगीता बेनीवाल है, ठीक है। राजस्थान की पहली महिला पत्रकार कौन है? कमला देवी शर्मा। इसका पूरा नाम क्या है? कमला देवी शर्मा, ठीक है। और ये महिलाओं के बारे में ध्यान रखना आता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बड़े यहां से हम लोग आगे, अब एक आधा लाइन आता है जो ये तुम लोगों ने लिखा है ना, उनमें से किसी एक प्रथम महिला के बारे में पूछते हैं। अब जो है हमें जिस नए टॉपिक की शुरुआत करनी है वो टॉपिक हमारे लिए कौन सा है भाई? कौन सा है? जनजाति आंदोलन। अब जनजाति आंदोलन को लेके क्या, वो देखो कि एक तुम इतना तो समझते हो भी जनजाति किसको कहते हैं भाई? जन और जाति, मतलब वो उस प्राचीन समय में भी विद्यमान थी और आज भी विद्यमान है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनजाति। जैसे होता है भील, मीणा, शेरिया, कथोड़ी, गरासिया, ये सारी की सारी क्या है? जनजातियां। और जनजातियों ने भी क्या किए हैं? आंदोलन क्यों है? एक तो हमारे लिए है कि जनजातियों ने आंदोलन क्यों किए होंगे, ठीक। जैसे अगर तुम्हें पूछे कि तुम लोग आंदोलन क्यों करो, तुम्हें कोई छेड़ेगा तो तुम लोग क्या करोगे? आंदोलन करेंगे। तो वैसी जनजातियों के कुछ प्राकृतिक अधिकार है जिनमें सरकारों ने बेवजह क्या किया? हस्तक्षेप किया, तो इनको बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है। जैसे वन संपदा। अब वन संपदा जो है जनजातियों का प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन फिर भी सरकारों ने उनसे उसके बदले क्या लिया? टैक्स वसूला, ठीक है। इसके अलावा इन जनजातियों के अंदर कुछ कुरीतियां, अंधविश्वास भी थे। सरकार ने उनको दूर करने की कोशिश की लेकिन इनको बुरा लगा। ये कहते कि ये तो हमारी परंपरा है, तुम इसको क्यों बंद कर रहे हो? तो अब जो क्या है कि जनजातीय आंदोलन से भी हमारा एक प्रश्न बनना है क्या, वो देखो। तो जनजातीय आंदोलन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो ऐसा है तो कि जनजातीय आंदोलन के अंदर जो सबसे खास आदमी है उस आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? और उस आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? गोविंद गिरी। और तुम में से लगभग 2 4 5 जने ऐसे होंगे जो इस नाम को नहीं जानते। किसको? गोविंद गिरी को। बाकी तुम सब लोगों ने कुछ ना कुछ जाना ही है। किस आदमी के बारे में? अरे गोविंद गिरी का नाम पहले कभी सुना कि नहीं सुना है? वाह, नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक बार सुन तो रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो जो जानते हैं वो बताने की कोशिश करो। देखिए इतनी बड़ी क्लास है, शायद 20 25 जने मान रहे हैं, 50 जने मान लो जिन्होंने नहीं जाना गोविंद गिरी के बारे में। बाकी तुम में से आधे से ज्यादा जने जो है किसके बारे में जानते हैं? गोविंद गिरी के बारे में। और इतनी बड़ी क्लास है, अगर एक एक लाइन भी बता दोगे ना किस आदमी के बारे में, गोविंद गिरी के बारे में, तो मास्टर को कुछ भी पढ़ाने की आवश्यकता, तुम्हें सब आता है। तो जो जानते हो बताने की कोशिश करो। देखिए गोविंद गिरी के बारे में क्या क्या जान रहे हो। वेरी गुड, एक तो आंसर आ रहा है समसभा, ठीक है। क्या अभी अपन बात करेंगे? और बंजारा जाति के बनाएंगे, वेरी गुड। और हाँ ठीक है, वेरी गुड, भाषा गांव भी चले जाएंगे। और 1858 में जन्म करवा देंगे, ठीक है। और मानगढ़ भी जाएंगे, राइट। और हाँ बस ठीक है, तुम जितना बता रहे हो मुझे भी इतना ही आता है। अभी एक एक करके क्या बात देख लेते हैं। पहला काम कि गोविंद गिरी वो आदमी है जिसने एक आंदोलन चलाया, और गोविंद गिरी के आंदोलन का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो आपको बताना है कि गोविंद गिरी के आंदोलन का नाम क्या है? भगत। तो एक तो अपना सीधा प्रश्न बन गया कि भगत आंदोलन के प्रणेता कौन है, भगत आंदोलन चलाने वाला आदमी कौन है? गोविंद गिरी। अब पढ़ना क्या वो देखो। तो पहला काम तो अपन गोविंद गिरी के बारे में एक दो बात है कि गोविंद गिरी का जन्म जो है वो 1858 में कौन से गांव में हुआ था? तो आप जगह का नाम क्या बताओगे? बासिया गांव। और ये बासिया गांव कहाँ है? तो कहाँ है? डूंगरपुर। इसके अलावा गोविंद गिरी के बारे में एक प्रश्न यहाँ और बनता है कि गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित है? तो आप बताओगे गोविंद गिरी किस जाति के हैं? बंजारा। इसके अलावा गोविंद गिरी के भी क्या थे? गुरु। और आप बताओगे कि गोविंद गिरी के गुरु का नाम क्या है? राजगिरी। तो गोविंद गिरी के गुरु का नाम राजगिरी है। खुद किस जाति का आदमी है? बंजारा जाति का। कौन से गांव में इनका जन्म हुआ? बासिया गांव में। किस समय हुआ था? 1858। और ये कौन सा आंदोलन चलाते हैं? भगत आंदोलन। अब गोविंद गिरी क्या कहते हैं कि मैं भगत आंदोलन किन के लिए चला रहा हूं? तो गोविंद गिरी कहते हैं कि मैं भगत आंदोलन किन के लिए चला रहा हूं, और ये कहते हैं कि मुझे भीलों में क्या फैलानी है, और भीलों में कुछ भीलों का शोषण होता था और उनको उनके अधिकारों के लिए सजग करने कौन आता है? गोविंद गिरी। और कहते हैं कि मुझे काम करना है कि मुझे भीलों में क्या क्या फैलानी है? जन जागृति। देखो आदमी वैसे ही महान हो गया कि खुद तो किस जाति का आदमी है और काम किन के लिए कर रहा है? भीलों के लिए, सीधी सी बात है। तो हमने इनको पूछा कि आप ये
आपके मन से कर रहे हो कि किसी ने आपको कहा ये काम करने के लिए? तो गोविंद गिरी क्या कहता है कि मुझे इस काम को करने के लिए एक बहुत बड़े आदमी से क्या मिली है? प्रेरणा मिली। मैं तो उसकी प्रेरणा से ये काम करना चाहता हूँ और वो आदमी बहुत बड़ा है। वो कहता रहता था कि वेदों की ओर लौटो। क्या कहता है वो आदमी? और ऐसा कहने वाला कौन है? तो वेदों की ओर लौटो ऐसा कहने वाला जो आदमी है, उस आदमी का नाम क्या बताओगे? तो उस आदमी का नाम क्या बताना है? दयानंद सरस्वती। यानी गोविंद गिरी जो है वो किसकी प्रेरणा से ये काम करता है? दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से। अब इतना बड़ा काम करना है कि भीलों में क्या फैलानी है? जन जागृति। और गोविंद गिरी कितने आदमी है? एक ही। तो इतना बड़ा काम कैसे करेगा? तो इतना बड़ा काम करने के लिए इसको कोई ना कोई संगठन चाहिए या मंच चाहिए जिसके माध्यम से ये काम करेगा। तो गोविंद गिरी क्या करते हैं कि इस कार्य के लिए अपना एक संगठन बनाते हैं, और इस कार्य के लिए जो अपना एक संगठन बनाते हैं उसका नाम क्या रखा इन्होंने? समसभा। तो हमें पूछेगा कि भी समसभा का संस्थापक कौन है? गोविंद गिरी। और गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना कब की थी? 1883। और गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना कहाँ की थी? तो गोविंद गिरी 1883 समसभा की स्थापना कहाँ करते हैं? सिरे में करते हैं। और बिलों में जन जागृति फैलाने का काम किसके माध्यम से करेंगे? समसभा के माध्यम से। और गोविंद गिरी क्या कहते हैं कि हम हर किसी आदमी को समसभा में एडमिशन नहीं देते हैं। हम समसभा में उसी आदमी को मेंबर बनाते हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए क्या मानता है। यहाँ एग्जाम में आने लायक पहला प्रश्न तुम्हारे लेवल का बनता है कि इस समसभा में प्रवेश के लिए कितने नियम थे? संख्या याद रखनी पड़ेगी। कितने नियम थे? 10 नियम। और जो आदमी 10 नियम मानकर किसका मेंबर बनता था? समसभा का। ऐसा आदमी इनकी नजर में क्या कहलाता था? और इसलिए आंदोलन का नाम ही क्या पड़ गया? भगत आंदोलन। तो अब यहाँ से आगे क्या वो देखो कि ये लोग क्या कहते हैं कि हमने समसभा बनाई कब थी? 1883। किधर बनाई थी? सिरोही में। और समसभा में प्रवेश के कितने नियम है? 10 नियम। और गोविंद गिरी क्या कहते हैं कि हमने आगे जाके समसभा की पहली क्या की है? और यहाँ एक प्रश्न तुम्हारा और बन गया। पहला बड़ा प्रश्न बन जाता है कि समसभा में एडमिशन के लिए कितने नियम थे? 10 नियम। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न अब आता है कि समसभा की पहली बैठक कब हुई? तो आप बताओगे कि समसभा की पहली बैठक कौन से ईयर में होती है? और 20 साल बाद। यानी समसभा बन तो कब गई थी? और इन लोगों की पहली बैठक 20 साल लेट यानी कब हो रही है? 1903। और इन्होंने जगह भी सेट कर ली कि हम जो है बैठक जो है वो कहाँ कर रहे थे? तो आप बताओगे कहाँ कर रहे थे? मानगढ़ की पहाड़ियां। और ये मानगढ़ की पहाड़ियां जो है वो कहाँ है? तो ये मानगढ़ की पहाड़ियां जो है वो कहाँ है? बांसवाड़ा। और 1903 ही वो वर्ष है जहां से इन लोगों ने सेट कर दिया कि हर साल हम एक बार कहाँ इकट्ठा होंगे? मानगढ़ की पहाड़ी। और मानगढ़ की पहाड़ियों में हमारी हर साल क्या होगी? एक बैठक होगी। ऐसा भी इन्होंने कब से डिसाइड किया था? 1903। और 1903 से हर साल मानगढ़ की पहाड़ियों पर इनकी एक बैठक होना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। लेकिन इतिहास में काला दिन भी आया। और जिस दिन इतिहास में एक बड़ा घटनाक्रम बीता, और उस दिन बड़ा घटनाक्रम क्या बीतता है? मानगढ़ धाम हत्याकांड। एक बड़ा घटनाक्रम क्या बीता है? मानगढ़ धाम हत्याकांड। और इतना सीधा प्रश्न भी आता है कि मानगढ़ धाम हत्याकांड हमारे किस आंदोलन से संबंधित है? भगत आंदोलन से। अब मानगढ़ धाम हत्याकांड में होता है क्या वो देखो कि मानगढ़ धाम केस कब हुआ? तो एक तो तारीख को याद रखनी पड़ेगी। कब होता है? 17 नवंबर 1913। अब मानगढ़ में होने वाला क्या है वो देखो कि मानगढ़ के अंदर बिलों का बड़ा जोरदार क्या चल रहा है? अधिवेशन। इनका एक मीटिंग चल रहा है और जिसमें बड़ी संख्या के अंदर बीर लोग क्या है? इकट्ठा हो गए। और जब इनकी बड़ी संख्या में बीर लोग इकट्ठा थे, मानगढ़ में इनकी मीटिंग चल रही है, हर साल चलती है। तो इसी मीटिंग के अंदर, इसी अधिवेशन के अंदर कौन पहुंच जाती है? कौन पहुंच जाती है? एमबीसी। ये क्या है? अभी मैं आके पूरा लिखवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही देखो। इसका फुल फॉर्म है मेवाड़ भील कोर। क्या है ये? कब बनी? किधर बनी? अपन सब लिखेंगे अभी, ठीक है। एमबीसी के साथ कौन सी सेना के रेजिमेंट भी पहुंचे? जाट। जाट के साथ कौन सी सेना के भी? राजपुताना। और राजपुताना के साथ कौन सी सेना की टुकड़ी भी? तो कौन सी भी? वेलेजर। यानी कितनी रेजिमेंट पहुंचती है? 4। कौन कौन सी? एमबीसी, जाट, राजपुताना और एक क्या है? वेलेजली। और इन 4 सैनिक टुकड़ियों के सैनिक यहाँ पहुंचते हैं और इन्होंने वहां पे बड़ी जोरदार इस दिन क्या कर दी? फायरिंग। और देखते ही देखते इस घटना के अंदर 1537 वीर जो है वो इस घटना के अंदर क्या हो गए? शहीद हो गए। छोटी नहीं, बहुत बड़ी घटना होगी कि इन लोगों की फायरिंग में कुछ मिनटों के अंदर इन लोगों ने कितनी लाशें बिछा दी। और ये राजस्थान के इतिहास की वो घटना है। यह राजस्थान के इतिहास की वो घटना है जिसे इतिहास में दूसरा क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हमारे राजस्थान के इतिहास में दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस घटना को कहा जाता है? तो आप बताओगे उस घटना का नाम क्या है? मानगढ़ धाम हत्याकांड। कोई छोटी घटना हुई क्या? बहुत बड़ी घटना होगी। कुछ मिनटों के अंदर इन लोगों ने कितनी लाशें बिछा दी?
और सारे झगड़े की जड़ कौन है? ये अपन तो है ही नहीं। अच्छा, झगड़े की जड़ कौन है यार? वो गोविंद गिरी है कि नहीं है? तुम सोचो कि गोविंद गिरी होता ही नहीं तो समसभा बनती नहीं, और समसभा बनती नहीं तो मीटिंग होती नहीं, मीटिंग होती नहीं तो ये लोग इकट्ठा होते नहीं, इकट्ठा होते नहीं तो लोग फायरिंग ही नहीं करते, फायरिंग नहीं करते तो ये लोग शहीद भी नहीं होते, और हम पढ़ते भी नहीं। मतलब सारी बातें किस आदमी ने पैदा कर ली? गोविंद गिरी ने पैदा कर ली। तो इस जैसी इतनी बड़ी घटना हुई, इस घटना का दोषी सरकार ने किसको ठहरा दिया? कि इसी के चक्कर में भी लोग यहाँ पे क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे, और उसके बाद अब गिरफ्तार किया जाएगा किस आदमी को? गोविंद गिरी को। लेकिन एक तो ये जो थी एक सोची समझी साजिश है। इस योजना को एक दिन पहले से डिसाइड कर लिया गया था कि इस दिन फायरिंग होगी। तो इस योजना को बनाने वाला एमबीसी का अधिकारी कौन है? तो एमबीसी का एक अधिकारी जिसका नाम तुम लोग क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताना? कर्नल बेली। और उस दिन वहां पे जमीन के ऊपर खड़े होकर किस अधिकारी ने सैनिकों को किसका आदेश दिया था? और फायरिंग के आदेश जारी करने वाला अधिकारी एमबीसी का कौन था? तो आदमी का नाम क्या बताना है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? जेपी स्टोगले। तो इस दिन फायरिंग होगी, ये योजना एमबीसी के किस बड़े अधिकारी ने बनाई है? कर्नल बेली। और वहां फायरिंग के आदेश देने वाला उस दिन कौन सा एमबीसी का अधिकारी था? तो आदमी का नाम क्या बताना? जेपी स्टोगले। और जैसी इतनी बड़ी घटना होगी किसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? गोविंद गिरी। अब होता क्या वो देखो कि गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया इस घटना के बाद, और इस घटना के बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके सबसे पहले कौन सी जेल में शिफ्ट किया गया? साबरमती जेल जो अहमदाबाद में। और उसके बाद लंबे समय तक कौन सी जेल में सजा काट के आते हैं? हैदराबाद जेल के अंदर। तो दो जेल के अंदर सजा काटी इन्होंने, एक तो साबरमती, और सबसे ज्यादा खेर कहाँ रहा है वो? मेन तो हैदराबाद में रहता है। और इसके अलावा जब गोविंद गिरी को गिरफ्तार किया गया तो इनको कितने साल की सजा सुनाई थी? 20 साल। लेकिन एक वकील मिलता है जो गांधी जी का बहुत अच्छा दोस्त था, और उस वकील का नाम ऐसा था, और उस वकील का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? अंतोजी दास। और गोविंद गिरी का केस करता है, और अंतोजी दास ने इनकी सजा कितनी साल करवा दी? और 10 साल भी जेल से क्या करवाया? रिया। और यहाँ तुम्हारा एक प्रश्न और बनता है कि रिया होने के बाद गोविंद गिरी अपना क्या गुजारते हैं? अंतिम समय। तो आप बताओगे कि गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय कौन से गांव में बिताया था? और ये कंबोई गांव अभी अपने पास नहीं है, कहाँ है? गुजरात। और इसी कंबोई गांव के अंदर 1931 में गोविंद गिरी की क्या हो जाती है? गोविंद गिरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और गोविंद गिरी ने भीलों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? भगत आंदोलन चलाया था। किनके लिए चलाया था? भीलों के लिए। खुद तो किस जाति का आदमी है? बंजारा जाति के लिए। काम किनके लिए कर रहा है? भीलों के लिए। किसकी प्रेरणा से? और इसके लिए किसकी स्थापना की? समसभा की। कब की? किधर की? और समसभा में प्रवेश के कितने नियम? और समसभा की पहली बैठक कब हुई? 1903। किधर हुई? और मानगढ़ धाम हत्याकांड कब होता है? 17 नवंबर 1913। और कितने वीर शहीद हो गए? 15 शहीद। और कितनी सेना की टुकड़ियां थी? 4। कौन कौन सी? एमबीसी, वेलेजली, जाट, और एक क्या था? ठीक है। और एमबीसी किस अधिकारी ने इस योजना को बनाया था? कर्नल बेली। और फायरिंग के ऑर्डर कौन जारी करता है? जेपी स्टोगले। तो यहाँ पे दो बड़ी बातें ही तुम्हारे लिए। एक तो ये है कि समसभा में प्रवेश के लिए कितने नियम थे, और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि समसभा की पहली बैठक कब हुई है? तो तुम लोग बताओगे कब होती है? 1903 से। भाई कभी कभी छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं कि गोविंद गिरी किस जाति से थे? बंजारा जाति के थे। तो पहले कुछ लिखो देख, हरी डालो गोविंद गिरी व भगत आंदोलन। गोविंद गिरी व भगत आंदोलन। गोविंद गिरी व भगत आंदोलन। तो एक दो बातें तो ये लिख दो, लिखो। देखो गोविंद गिरी का जन्म, गोविंद गिरी का जन्म 1858, गोविंद गिरी का जन्म 1858, बासिया गांव डूंगरपुर। गोविंद गिरी का जन्म 1858, बासिया गांव डूंगरपुर। बासिया गांव डूंगरपुर। नेक्स्ट लिखो, जाति बंजारा। जाति बंजारा। गोविंद गिरी किस जाति से थे? बंजारा। नेक्स्ट लिखो, लिखो गुरु राजगिरी। गोविंद गिरी के गुरु जी का नाम क्या था? राजगिरी। राजगिरी। नेक्स्ट लिखो, लिखो दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से,
लिखो दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंद गिरी, दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंद गिरी, दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंद गिरी भीलों में, दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंद गिरी भीलों में जन जागृति फैलाने का कार्य करते हैं। दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंद गिरी भीलों में जन जागृति फैलाने का कार्य करते हैं। दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंद गिरी भीलों में जन जागृति फैलाने का कार्य करते हैं। जन जागृति फैलाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट लिखो, और एक लाइन ब्रैकेट बना के लिख दो। लिखो 1881 में, कोष्टक बना के लिखो, ब्रैकेट बना के। 1881, 1881 उदयपुर में, ब्रैकेट बना के लिखो 1881 उदयपुर में गोविंद गिरी, 1881 उदयपुर में गोविंद गिरी व दयानंद सरस्वती की मुलाकात हुई थी। 1881 उदयपुर में गोविंद गिरी व दयानंद सरस्वती की मुलाकात हुई थी। दयानंद सरस्वती की मुलाकात हुई थी, मुलाकात हुई थी, और ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट लिखो, लिखो 1883 ईस्वी, 1883, लिखो 1883 ईस्वी गोविंद गिरी, 1883 ईस्वी गोविंद गिरी संप सभा की स्थापना, 1883 ईस्वी गोविंद गिरी संप सभा की स्थापना, संप सभा की स्थापना सिरोही में करते हैं। 1883 ईस्वी गोविंद गिरी संप सभा की स्थापना सिरोही में करते हैं। सम सभा की स्थापना सिरोही में करते हैं, सिरोही में करते हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो सम सभा में, ये लाइन आती पेपर में, ध्यान रखना। लिखो सम सभा में प्रवेश के लिए, लिखो सम सभा में प्रवेश के लिए 10 नियम बनाए गए थे। सम सभा में प्रवेश के लिए 10 नियम बनाए गए थे। सम सभा में प्रवेश के लिए 10 नियम बनाए गए थे। 10 नियम बनाए गए थे। वह 10 नियम मानने वाला व्यक्ति, वह 10 नियम मानने वाला व्यक्ति भगत कहलाया। सम सभा में प्रवेश के लिए 10 नियम बनाए गए थे। वह 10 नियम मानने वाला व्यक्ति भगत कहलाया। वह 10 नियम मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाया? भगत। और इसीलिए आंदोलन का नाम भी क्या पड़ा? भगत आंदोलन इसलिए पड़ा ना। वह 10 नियम मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाया? भगत कहलाया। नेक्स्ट लिखो, लिखो 1903 में, ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न तुम्हारा बना। लिखो 1903 में सम सभा की पहली बैठक, ये आता है पेपर में, ध्यान रखना। लिखो 1903 में सम सभा की पहली बैठक, 1903 में सम सभा की पहली बैठक मानगढ़ की पहाड़ियां, 1903 में सम सभा की पहली बैठक मानगढ़ की पहाड़ियां, मानगढ़ की पहाड़ियां बांसवाड़ा में आयोजित होती है। 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 वह इसी समय से, लाइन कंटिन्यू करो, वह इसी समय से, मतलब 1903 से, वह इसी समय से सम सभा के, वह इसी समय से सम सभा के नियमित अधिवेशन भी प्रारंभ हुए थे। वह इसी समय से सम सभा के नियमित अधिवेशन भी प्रारंभ हुए थे। सम सभा के नियमित अधिवेशन भी प्रारंभ हुए थे। सम सभा के नियमित अधिवेशन भी प्रारंभ हुए थे। नियमित अधिवेशन का मीनिंग है कि साल में हर साल एक बैठक होगी। किधर? मानगढ़ की पहाड़ियों में। और ऐसा भी इन्होंने कब सेट किया था? 1903 से, है ना। नेक्स्ट लिखो, लिखो मानगढ़ धाम हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड लिखो 17 नवंबर 1913। मानगढ़ धाम हत्याकांड लिखो 17 नवंबर 1913।
मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913। और लिखो, इस दिन भीलों के अधिवेशन पर, इस दिन भीलों के अधिवेशन पर, इस दिन भीलों के अधिवेशन पर एमबीसी, ये क्या अपन आगे डिटेल लिखेंगे, अभी एक बार लिख लो। देखो, इस दिन भीलों के अधिवेशन पर एमबीसी जाट रेजिमेंट, इस दिन भीलों के अधिवेशन पर एमबीसी जाट रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट व वेलेजली रेजिमेंट के सैनिकों ने, इस दिन भीलों के अधिवेशन पर एमबीसी जाट रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट व वेलेजली रेजिमेंट के सैनिकों ने फायरिंग की। एमबीसी जाट, राजपुताना और एक और सेना की टुकड़ी कौन सी है, वेलेजली, वेलेजली रेजिमेंट के सैनिकों ने फायरिंग की। वह इस फायरिंग में, वह इस फायरिंग में, वह इस फायरिंग में 1537 वीर शहीद हुए थे। वह इस फायरिंग में 1537 वीर शहीद हुए थे। वह इस फायरिंग में 1537 वीर शहीद हुए थे। 1537 वीर शहीद हुए थे। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के इतिहास में इसी घटना को, राजस्थान के इतिहास में इसी घटना को, राजस्थान के इतिहास में इसी घटना को दूसरा, राजस्थान के इतिहास में इसी घटना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में इसी घटना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में इसी घटना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, देखो इस दिन फायरिंग की योजना, देखो इस दिन फायरिंग की योजना एमबीसी के अधिकारी, इस दिन फायरिंग की योजना एमबीसी के अधिकारी, इस दिन फायरिंग की योजना एमबीसी के अधिकारी कर्नल बेली ने बनाई थी। इस दिन फायरिंग की योजना एमबीसी के अधिकारी कर्नल बेली ने बनाई थी। कर्नल बेली ने बनाई थी। कर्नल बेली ने बनाई थी। वह इस दिन फायरिंग के आदेश, वह इस दिन फायरिंग के आदेश एमबीसी के अधिकारी, वह इस दिन फायरिंग के आदेश एमबीसी के अधिकारी, एमबीसी के अधिकारी जेपी स्टोकले ने जारी किए थे। वह फायरिंग के आदेश एमबीसी के अधिकारी जेपी स्टोकले ने जारी किए थे। 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 नेक्स्ट देखो, देखो इस घटना के बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर, इस घटना के बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर, इस घटना के बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर, गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर साबरमती वह हैदराबाद जेल में रखा जाता है। 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 रखा जाता है। नेक्स्ट लिखो, लिखो गांधी जी के मित्र अंतोजी दास ने, एक वकील था ना, लिखो
लिखो गांधी जी के मित्र अंतोजी दास ने, गांधी जी के मित्र अंतोजी दास ने गोविंदगिरी की सजा, गांधी जी के मित्र अंतोजी दास ने गोविंदगिरी की सजा 20 से 10 साल करवाई थी। गोविंदगिरी की सजा 20 से 10 साल करवाई थी, 20 से 10 साल करवाई थी। वह इन्हें जेल से रिहा करवाया था। गोविंदगिरी की सजा 20 से 10 साल करवाई थी, वह इन्हें जेल से रिहा करवाया था, वह इन्हें जेल से रिहा करवाया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो गोविंदगिरी अपना अंतिम समय, लिखो गोविंदगिरी अपना अंतिम समय कंबोई गांव, गोविंदगिरी अपना अंतिम समय कंबोई गांव, गोविंदगिरी अपना अंतिम समय कंबोई गांव गुजरात में बिताते हैं। यह भी अपने पास नहीं, कौन से स्टेट में? गुजरात में। गोविंदगिरी अपना अंतिम समय कंबोई गांव गुजरात में बिताते हैं और यहीं 1931 में इनकी मृत्यु होती है। कंबोई गांव गुजरात में बिताते हैं और यहीं 1931 में इनकी मृत्यु होती है और यहीं 1931 इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। अब है क्या वो देखो कि जैसे इतना बड़ा केस हुआ तो इस घटना के बाद सम सभा का पहला मेंबर कौन है जिसने सबसे पहले सरकार के सामने क्या किया? सरेंडर, यानी क्या किया है? आत्मसमर्पण। तो आप बताओगे कि इस घटना के तुरंत बाद सबसे पहले सम सभा के किस मेंबर ने सरकार के सामने सरेंडर किया था? तो आदमी का नाम क्या बताना है? पुंजिया बिल। यहाँ ध्यान रखना कि आज तो तुम लोग किसी पुंजिया बिल का नाम लिख रहे हो, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मैं तुम्हें पुंजा बिल से मिलवा दूंगा। किससे मिलवा दूंगा? और जिस दिन मैंने पुंजा बिल से मिलवाया नहीं, मैंने किसके बारे में पूछा नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये पुंजा बिल जो है ये किस नाम से भी याद रखा जाता है? तो आप बताओगे कि इसको किस नाम से भी याद रखा जाता है? पुंजा धीर जी के नाम से, ठीक है। इसके अलावा इस आंदोलन में इस गोविंदगिरी का एक और बड़ा सहयोगी कौन था? एक बड़ा सहयोगी तो यही था, कौन था? पुंजा बिल या पुंजा धीर जी। लेकिन इनका एक और जो बड़ा सहयोगी था इस आंदोलन में, उस आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? क्या नाम बताना है? सुरजी भगत। और बहुत बड़ी घटना, और कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछते हैं कि जब मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था तो इस समय एक आदमी कहाँ के शासक थे? तो आपको पूछे तो आप बताना कि इस घटना के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो आप बताओगे कि मेवाड़ के राजा कौन थे? फतेह सिंह। और इसके अलावा घटना मानगढ़ में हुई है, और मानगढ़ कहाँ है? तो इस घटना के समय एक आदमी बांसवाड़ा के क्या थे? शासक। और आपको ऐसा पूछे तो आप बताना कि इस घटना के समय बांसवाड़ा के राजा कौन थे? पृथ्वी सिंह। लेकिन कौन से नंबर वाले? सेकंड नंबर वाले। लेकिन एक चीज यहाँ पे और हमें सीखनी है। सीखना क्या है वो देखो कि इन लोगों की बैठक जो है कब से हो रही है? और हर साल हो रही है 1903 से। तो 1904 में भी हुई, 5 में, 6 में, लगातार हर साल बैठक हो रही है। तब तो किसी ने फायरिंग नहीं की। 1913 में ही ऐसा क्यों है? 10 साल बाद ही फायरिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बाकी करना था तो पहले ही कर लेते ये लोग। तो कहते हैं कि ये सारी बातें जो है कि भी हर साल बैठक हुई, कभी किसी ने कोई फायरिंग करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन 1913 में ही ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को इतनी जोरदार क्या करनी पड़ी? फायरिंग करनी पड़ी। तो होता क्या है कि ये सारी बातें जो है वो कब से पैदा हो जाती है? 1910 के अंदर 31 मांग रखते हैं ये लोग, ठीक है। और 31 मांगे सरकार को सौंपते हैं और ये कहते हैं कि ये बातें मान लो, नहीं तो हम आंदोलन तेज करना क्या कर देंगे शुरू। तो सरकार को डर लगता है कि कहीं माहौल बिगड़ नहीं जाए, व्यवस्थाएं खराब नहीं हो जाए। तो इस क्षेत्र के अंदर कौन सी रेजिमेंट रहती है? और एमबीसी के अधिकारियों को कहा गया कि तुम इनके हर मूवमेंट पे नजर रखोगे। किसके मूवमेंट पर? समसभा के मूवमेंट पर। तो हुआ क्या कि एमबीसी वालों ने क्या किया कि अपने 2 सैनिक किसमें घुसा दिए? समसभा में। और वो 2 जासूस बन के समसभा के मेंबर बन गए, जिनमें से एक सैनिक का नाम ऐसा था। एक सैनिक का नाम क्या बताओगे? गुल मोहम्मद। कहीं कहीं ये मोहम्मद गुल के नाम से मेंशन ये सेम बंदा है। और इसके अलावा एक एमबीसी का सैनिक जो उसमें जासूस बन के शामिल हो गया, उस आदमी का नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ। अब ये दोनों एमबीसी के लोग हैं, लेकिन ये जो है ड्रेस बदल के किसमें शामिल हो गए? और समसभा की हर जानकारी जो अपने एमबीसी के बड़े अधिकारियों को पहुंचा रहे थे। लेकिन एमबीसी के इन 2 सैनिकों को किन मेंबर्स ने पहचान लिया? समसभा के मेंबर्स ने। और समसभा के मेंबर्स ने इनको पकड़ लिया। तो ये तो भाग जाता जैसे जैसे करके। कौन? मोहम्मद यूसुफ। लेकिन नहीं भाग पाया। कौन? गुल मोहम्मद। और समसभा के मेंबर्स ने किसको मार डाला? गुल मोहम्मद। और गुल मोहम्मद की हत्या के बाद ही कौन सा बड़ा घटनाक्रम होता है?
मानगढ़ धाम हत्याकांड होता है, इसके अलावा ये आंदोलन जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो जगह जगह गोविंद गिरी ने सम सभा के क्या स्थापित किए? क्या स्थापित किए? केंद्र स्थापित किए। केंद्र यानी अपनी भाषा में ऑफिस समझ लो। और जगह जगह सम सभा के केंद्र स्थापित किए। और यहाँ केंद्र को क्या बोलोगे? क्या सम सभा के ऑफिस जो है वो क्या कहलाएंगे? धुनी कहलाएंगे। और सम सभा का पहला केंद्र या पहली धुनी कहाँ स्थापित की गई? तो एक जगह का नाम आप लोग क्या बताओगे? बेरसा गांव। और ये बेरसा गांव जो है ये कहाँ आता है? तो बेरसा गांव कहाँ आता है? डूंगरपुर। ये दोनों नाम एक जैसे लग रहे हैं, ध्यान रखना, लेकिन दोनों जगह अलग अलग है। दोनों है डूंगरपुर में। बादशाह के अंदर गोविंद गिरी का क्या होता है? जन्म। और बेरसा में इन्होंने अपना पहला क्या स्थापित किया है? केंद्र या धुनी स्थापित किया। इसके अलावा इन्होंने सम सभा का क्या बनाया है? प्रतीक। प्रतीक को ये लोग क्या कहते हैं? प्रतीक को ये लोग क्या कहते हैं? निशान। इनका कोई सिंबल है, ठीक है। और सम सभा का प्रतीक या निशान कौन से कलर का झंडा था? तो आप बताओगे, कलर याद रखना, कौन से कलर का झंडा था? सफेद कलर का। यानी जब मानगढ़ धाम केस हुआ तो उस घटना के बाद तुरंत कौन सा आदमी सबसे पहले सरेंडर करता है? मुंजाबिल। इस आंदोलन में गोविंद गिरी का सहयोगी कौन था? सुरजी भगत। इस घटना के समय मेवाड़ का राजा कौन है? फतेह सिंह। बांसवाड़ा का कौन था? पृथ्वी सिंह सेकंड। एमबीसी की सैनिक की हत्या के बाद फायरिंग होती है? गुल मोहम्मद। और समसभा का पहला केंद्र या धुनी कहाँ बना था? बेरसा गांव में। और समसभा का प्रतीक या निशान कौन से कलर का झंडा है? सफेद कलर का। तो ये तो लिखो, देखो देखो। इस घटना के बाद इस घटना के बाद इस घटना के बाद इस घटना के बाद आत्मसमर्पण करने वाला इस घटना के बाद आत्मसमर्पण करने वाला समसभा का पहला सदस्य। इस घटना के बाद आत्मसमर्पण करने वाला समसभा का पहला सदस्य। समसभा का पहला सदस्य लिखो, पुंजिया भील। या इसको किस नाम से भी जानते हैं? पुंजा धीरजी के नाम से। पुंजा भील या पुंजा धीरजी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। देखो, इस आंदोलन में सुरजी भगत भी एक और नेता है, सुरजी भगत। इस आंदोलन में सुरजी भगत भी गोविंद गिरी के सहयोगी थे। 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 सहयोगी थे। नेक्स्ट लिखो। लिखो, इस घटना के समय मेवाड़ शासक फतेह सिंह इस घटना के समय मेवाड़ शासक फतेह सिंह व बांसवाड़ा शासक पृथ्वी सिंह सेकंड थे। मेवाड़ शासक फतेह सिंह व बांसवाड़ा शासक पृथ्वी सिंह सेकंड थे। इस घटना के समय मेवाड़ शासक फतेह सिंह व बांसवाड़ा शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह सेकंड। नेक्स्ट लिखो। लिखो, एमबीसी के सैनिक नेक्स्ट लिखो, एमबीसी के सैनिक गुल मोहम्मद की हत्या के बाद एमबीसी के सैनिक गुल मोहम्मद की हत्या के बाद मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था। एमबीसी के सैनिक गुल मोहम्मद की हत्या के बाद मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था। मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट लिखो। लिखो, समसभा का पहला केंद्र या धुनी। समसभा का पहला केंद्र या धुनी बेरसा गांव। समसभा का पहला केंद्र या धुनी बेरसा गांव में स्थापित किया गया। बेरसा भी कहां है? डूंगरपुर में। समसभा का पहला केंद्र या धुनी बेरसा गांव में स्थापित किया गया। नेक्स्ट लिखो। लिखो, समसभा का
लिखो समसभा का प्रतीक या निशान। समसभा का प्रतीक या निशान। लिखो सफेद कलर का झंडा। समसभा का प्रतीक या निशान। लिखो सफेद कलर का झंडा। सफेद कलर का झंडा लिखा आप लोगों ने, ठीक है। अब यहां से आगे क्या बोले थे कि एक तो हमारे पास यहां सीखने का एक ये वर्ड भी आता है कि गोविंद गिरी जो है वो किसकी स्थापना भी करते हैं। तो बड़ा सीधा है कि भगत पंथ का संस्थापक कौन है? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना इसी आंदोलन के समय कब की थी? 1908। किधर की थी? तो आप बताओगे कि भगत पंथ की स्थापना इन्होंने 1908 कहाँ की थी? मातृकुंडिया। और बड़ी फेमस जगह है, तुम में सब जानते हैं कहाँ है? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ के अंदर भी राशमी तहसील के अंदर, और राशमी चित्तौड़ के अंदर बड़ी फेमस जगह है मातृकुंडिया। और यहीं पे इन्होंने गोविंद गिरी ने भगत पंथ की क्या की है? स्थापना की है। इसके अलावा एक दो बातें कि एक तो हम लोग जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो एम से मीनिंग तो तुम्हारा क्या हो गया? बी से मीनिंग तुम्हारा क्या हो गया? बिल। और सी से मीनिंग क्या हो जाता है? कोर। या कहीं कहीं ये कोर वर्ड जो है वो किस नाम से मेंशन होता है? कोर्प्स के नाम से, ठीक है। तो एमबीसी का फुल फॉर्म हो गया मेवाड़ बिल कोर। तो पहला काम तो ये है कि एमबीसी बनी कब थी, इसका ईयर एग्जाम में बहुत आता है। तो आप लोग बताओगे कि इसका ईयर क्या है? 1800। इसकी कुछ जगह अलग अलग ईयर भी लिखे गए, एग्जामों में प्रश्न भी पूछे हैं कि एमबीसी का गठन कब हुआ। 1841 भी उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, वो प्रश्न लास्ट में हटे भी थे। तो एमबीसी का गठन जो है वो कौन से ईयर में ही होता है? 1841। और इसके अलावा एमबीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बताओगे कि एमबीसी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? तो एमबीसी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा कहाँ आता है? कहाँ आता है? उदयपुर के अंदर। और जब एमबीसी बनी तो नाम क्या था? मेवाड़ बिल कोर। तो इस एमबीसी के गठन के समय एक आदमी मेवाड़ के क्या थे? यहाँ ये प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। और एमबीसी के गठन के समय मेवाड़ के राजा कौन थे? तो आप बताओगे कि एमबीसी के गठन के समय मेवाड़ के राजा कौन थे? और जब एमबीसी बनी तो इस एमबीसी का पहला सीईओ या पहला क्या था? गवर्नर कौन था? नाम इसका जरूर मेवाड़ भील को रखा गया, लेकिन इसने भीलों को ही मारने का काम किया था, ठीक है। और इसका मीनिंग नहीं कि मेवाड़ भील को सब भील लोग इसमें बढ़ते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसका पहला गवर्नर जो बनता है वो एक अंग्रेजी बनता है। और उस आदमी का नाम क्या बताओगे? तो उस आदमी का नाम तुम्हें क्या बताना है? क्या नाम बताना? विलियम हंटर। तो गोविंद गिरी एक भगत पंथ भी चलाते हैं जिसकी स्थापना 1908 कहाँ करते हैं? ये मातृकुंडिया के अंदर। और एमबीसी के गठन के समय मेवाड़ के राजा कौन थे? सरदार सिंह। एमबीसी का गठन कौन से ईयर में? 1841। और एमबीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लिखो, देखो लिखो गोविंद गिरी ने 1908 गोविंद गिरी ने 1908 गोविंद गिरी ने 1908 मातृकुंडिया में गोविंद गिरी ने 1908 मातृकुंडिया में भगत पंथ की स्थापना की थी। मातृकुंडिया राशमी तहसील चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट का। लिखो भगत पंथ की स्थापना की थी। गोविंद गिरी ने 1908 मातृकुंडिया में भगत पंथ की स्थापना की थी। भगत पंथ की स्थापना की थी। स्थापना की थी, ठीक है। और यहीं लिखो एक लाइन छोड़ के, लिखो मेवाड़ बिल कोर। मेवाड़ भील कोर। देखो स्थापना 1841। स्थापना 1841। स्थापना 1841। मुख्यालय खेरवाड़ा। स्थापना 1841। मुख्यालय खेरवाड़ा। इसका हेडक्वार्टर कहां था? खेरवाड़ा। मुख्यालय खेरवाड़ा। नेक्स्ट लिखो, देखो एमबीसी के गठन के समय, देखो एमबीसी के गठन के समय मेवाड़ शासक, एमबीसी के गठन के समय मेवाड़ शासक सरदार सिंह थे। एमबीसी के गठन के समय मेवाड़ शासक सरदार सिंह थे।
एमबीसी के गठन के समय मेवाड़ शासक कौन थे? सरदार सिंह। और एक लिखो, लिखो एमबीसी का पहला गवर्नर या सीओ है ना, लिखो एमबीसी का पहला गवर्नर, लिखो विलियम हंटर था। एमबीसी का पहला गवर्नर विलियम हंटर था। एमबीसी का पहला गवर्नर कौन था? विलियम हंटर। लिखा आप लोगों ने यहां तक? ठीक है। अब देखो क्या है कि एक दो बातें लास्ट अपन और देख लेते हैं कि एक आदमी ऐसा है जो बिलों को क्या कहता है, ठीक है, या कभी कभी लिखा जाता है कि क्या लिख देते हैं, जंगल का शिशु। तो वनपुत्र को चाहे जंगल का शिशु, बात एक ही है, ठीक है। और बिलों को वनपुत्र या जंगल का शिशु किसने कहा था? तो आप उस आदमी का नाम क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? कर्नल टोड। और कर्नल टोड ने ही बिलों को क्या बोला है? वनपुत्र या क्या कहा है? जंगल का शिशु। इसके अलावा कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछता है कि इतिहास में पहली बार किस जाति का उल्लेख, भील जाति का उल्लेख सबसे पहले कहां हुआ था? तो आपको एक ग्रंथ का नाम याद रखना है जिसमें पहली बार किस जाति के बारे में जानकारी मिलती है। तो भील जाति का पहला उल्लेख सबसे पहले इस ग्रंथ में आता है। और एक ग्रंथ का नाम जो है आप लोग क्या बताओगे? कथा सरित सागर। एक ग्रंथ का नाम क्या बताना है? और इसी कथा सरित सागर के अंदर सबसे पहले भील जाति का उल्लेख, और इस ग्रंथ का राइटर कौन है? तो आदमी का नाम क्या बताना है? सोमदेव भट्ट। तो बिलों को वनपुत्र या जंगल का शिशु कहने वाला कौन है? कर्नल टोड। और भील जाति का पहला उल्लेख कौन से ग्रंथ में आता है? कथा सरित सागर, जिसका राइटर कौन है? दोनों बातें लिखो। एक तो लिखो कर्नल टोड ने बिलों को, कर्नल टोड ने बिलों को वनपुत्र या जंगल का शिशु का, कर्नल टोड ने बिलों को वनपुत्र या जंगल का शिशु का, कर्नल टोड ने बिलों को वनपुत्र या जंगल का शिशु कहा। बिलों को वनपुत्र या जंगल का शिशु कहा। वनपुत्र या जंगल का शिशु का। नेक्स्ट लिखो, लिखो भील जाति का पहला उल्लेख। नेक्स्ट लिखो, भील जाति का पहला उल्लेख सोमदेव भट्ट की रचना। भील जाति का पहला उल्लेख सोमदेव भट्ट की रचना कथा सरित सागर में मिलता है। भील जाति का पहला उल्लेख सोमदेव भट्ट की रचना कथा सरित सागर में मिलता है। सोमदेव भट्ट की रचना कथा सरित सागर में मिलता है। कथा सरित सागर में मिलता है। कथा सरित सागर में मिलता है। लिखा आप सब लोगों ने यहां तक? ठीक है। तो ये गोविंद गिरी और उसका कौन सा आंदोलन था? भगत आंदोलन। दो ही बड़ी बातें, एक तो इसने जो समसभा बनाई है उसमें कितने नियम थे? 10। और समसभा का पहला बैठक कब होता है? तो कब होता है? 1903 के अंदर। केवल दो बातें और सीखेंगे कि एक जो हम लोग आंदोलन पढ़ना चाह रहे हैं वो आंदोलन कौन सा है? एक के आंदोलन। और इस एक के आंदोलन को इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि यही आंदोलन जो है वो किस नाम से भी याद रखा जाता है? गोमट भील आंदोलन। और इस आंदोलन को चलाने वाला नेता कौन है? तो आदमी का नाम तुम लोग क्या बताना है? तो क्या नाम बताओगे? मोतीलाल तेजा। जैसे भगत आंदोलन किसने चलाया था? गोविंद गिरी। वैसे तुम्हें पूछेगा कि यार ये एक ही आंदोलन या गोमट भील आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति कौन है? मोतीलाल तेजावत है। तो ये आंदोलन तो अपन नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, लेकिन दो बातें आज ही सीख लेंगे कि एक ही आंदोलन को जो है वो किस नाम से याद रखा जाता है? गोमट भील आंदोलन। और इसको चलाने वाला नेता कौन है? तो तेजावत से आज ही मिल लेते हैं, ठीक है। तो तेजावत के बारे में खास क्या वो देखो कि एक तो ये तेजावत जो है कौन से गांव से बिलोंग करता है? कोलियारी गांव का रहने वाला। कौन है? मोतीलाल तेजावत। जैसे बहुत सारे नेता लोग मैंने तुम्हें मिलवा दिए हैं, जैसे वो गोकुलाल असावा कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कमरे पे है। अरे गोकुलाल असावा कहाँ का आदमी है? शाहपुरा का। ऐसा लग रहा तुम्हारा मास्टर पढ़ा चुका है। कहाँ का आदमी है? शाहपुरा का। वो हीरालाल का रहता है? कहाँ रहता है? जोबनेर जयपुर का आदमी है। जैसे वो गोकुल भाई भट्ट कहाँ रहता है? हाँ सिरोही। तो ठीक है, वो सिरोही की 4 जगह लिख देगा। हाथल गांव सिरोही का रहने वाला, ठीक है। जमुना लाल कहाँ रहता है?
अरे कहाँ रहता है? कासिकाबाद। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा यार? पढ़ा तुम लोगों ने। तो वैसे ही मोतीलाल तेजावत जो है वो कहाँ का रहने वाला है? कोलियारी का। इसके अलावा तेजावत किस जाति का आदमी है? तो आप बताओगे किस जाति का आदमी है? ओसवाल। ओसवाल यानी क्या है? जैन। नहीं समझ में आया तो बनिया था। कौन सा आदमी? मोतीलाल तेजावत। इसके अलावा तेजावत के कुछ क्या है उपनाम है? एक तो ये वो बंदा है जिसे इतिहास में क्या कहते हैं? गांधी दूत। या इसी आदमी को क्या कहते हैं? बाबूजी या भील लोग इसको क्या भी कहते थे। तो इसे आदिवासियों का क्या भी कहा जाता है। और देखो ये आदमी भी बहुत बड़ा हो गया। जैसे वो गोविंद गिरी किस जाति का था? बंजारा। काम किन के लिए करके गया? ये किस जाति का है? और ये भी किन के लिए काम कर रहा है? भीलों के लिए काम कर रहा है। और इसके अलावा ये तो खुद नौकरी करने वाला आदमी है तेजावत। और ये तो मेवाड़ की सरकार में नौकरी करता था। और मेवाड़ की सरकार ने कहाँ का ठेकेदार बना रखा था? और ये मेवाड़ की सरकार में जाडोल ठिकाने का कामदार था। कौन सा आदमी? मोतीलाल तेजावत। जो बिलों के लिए कौन सा आंदोलन? बहुमत बिल आंदोलन या कौन सा चलाता है? ये पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पे। लेकिन दो बातें आज लिख दो इसकी। हेडिंग डालो बहुमत बिल आंदोलन या एक ही आंदोलन। हेडिंग डालो एक ही आंदोलन या बहुमत बिल आंदोलन मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन या बहुमत बिल आंदोलन मोतीलाल तेजावत। ठीक है, एक ही आंदोलन बोलो चाहे बहुमत भील आंदोलन, बात एक ही है ना। ठीक है, और दो बातें ब्रैकेट बना के ही मेंशन करो। लिखो मोतीलाल तेजावत, कोष्टक में लिख दो यहीं पे। लिखो मोतीलाल तेजावत, कोष्टक बना के ही लिखना। मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव निवासी। कोलियारी जगह उदयपुर में ही है ना। लिखो मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव निवासी। कोलियारी गांव निवासी ओसवाल जाति के थे। कोलियारी गांव निवासी ओसवाल जाति के। ओसवाल यानी जैन थे ना। लिखो ओसवाल जाति के। लिखो जाडोल ठिकाने के कामदार थे। जाडोल भी उदयपुर में आता है ना। लिखो ओसवाल जाति के जाडोल ठिकाने के कामदार थे। 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 और इनके उपनाम लिख दो। लिखो गांधी दूत, बाबूजी व आदिवासियों का मसीहा। इनके उपनाम क्या क्या है? गांधी दूत, एक बाबूजी, और एक इनको क्या बोलते हैं? आदिवासियों का मसीहा। गांधी दूत, बाबूजी, और इसको क्या बोलते हैं? आदिवासियों का मसीहा। ठीक है, बाकी बात अपन नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।